Hello everyone, welcome back to e-education with Harsh Thakkar. Today we will discuss chapter number 5, organizing. Before this chapter, we have understood chapter number 4, planning, which was the first function of management, and from today we will discuss second function of management, that is organizing. In planning, we have studied that in planning the manager has to think in advance for his or her organizational goals. How to achieve, what to achieve, by whom to achieve, when to achieve. That is called planning. But the second function of management is organizing. Once you plan, but if your plan is not getting in implementation phase, then your plan is just a good intention, nothing more than that. It means that you planned well, but anyhow you could not get succeed because your plan is not getting implemented. So today we will discuss organizing function. First of all, we'll get the introduction of organizing. According to Mr. Peter, plans are only good intentions unless they immediately degenerate into hard work. It means that आपका प्लान इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो वो सिर्फ एक गुड इंटेंशन है, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा आपने सोचा है पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो वो आपका प्लानिंग कोई काम का नहीं है। एक बार आप प्लानिंग प्रोसेस ओवर करते हो तो नेक्स्ट स्टेप आपका आता है ऑर्गेनाइजिंग। इमीडिएटली यू नीड टू अरेंज द रिसोर्सेस एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज कि भाई मेरा प्लान है उसकी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, उसमें कौन कौन से रिसोर्सेस लगेंगे। और रिसोर्सेस का मतलब होता है आपके फिजिकल रिसोर्सेस लाइक लैंड, मशीनरीज, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। आपका फिनांस, आपका जो भी मैन पावर है, बट मैन पावर ऑर्गेनाइजिंग में नहीं आएगा बिकॉज मैन पावर इज अ ह्यूज span. So we will discuss manpower resource in a separate function that is called staffing. But जब organizing की बात आती है तो mainly we will understand that organizing of physical resources and financial resources, that is organizing. As per your plan you need to organize your financial resources and the physical resources like land, machinery, raw material, etc. Organizing functions aim at dividing the overall workload into the smaller tasks and then after grouping together in the similar activities under the supervision of one head. It means that आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक गोल सेट कर दिया, प्लानिंग आपने कर दी, उसके बाद में आपको उस प्लानिंग के हिसाब से सारी एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना है, सिमिलर एक्टिविटीज का ग्रुप बनाना है और वो सिमिलर एक्टिविटी के ग्रुप में एक हेड होना चाहिए जो सुपरवाइजर के तौर पे या तो फिर एक हेड के तौर पर वर्क कर पाए। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। और साथ साथ में आपको क्या करना है, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी अवेलेबल करवाना है एज पर योर प्लान। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हमें पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है, हमने प्लानिंग कर ली कि कैसे हमारा प्रोडक्शन होगा, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कैसे हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे मार्केटिंग की, कैसे हमारा फंड आएगा, कैसे हम फंड को यूटिलाइज करेंगे, तो एक प्लानिंग हो गया। बट जब प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग में आना हो तो आपको एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि भाई पहले परचेस डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेस करेगा, कौन से टाइप का रॉ मटेरियल होगा, क्वालिटी कैसा होगा, उसके बाद में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसका प्रोडक्शन करेगा, जैसे प्रोडक्शन खत्म हो रहा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग करेगा, जो ऑर्डर लाएगा, और एक सेल डिपार्टमेंट कम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा जो सेल करेगा, और जो फंड आता है वो हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करेगा, और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता है वो रॉ मटेरियल वाले को फॉरवर्ड करेगा, और एक ऊपर होगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है वो क्या करेगा, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखेगा।
So this is called organizing. प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग जो हमने अभी एग्जांपल के तौर पे समझा वही प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग की। तो टोटल 4 फेज में हमने डिवाइड किया है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। फर्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो सबसे पहले आपको एज पर योर प्लान आपको बहुत एक्टिविटीज लगेंगी आपके गोल को अचीव करने में। वो सारी एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी एक्टिविटी लगेंगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजिंग आप ऑर्गेनाइजेशन आपका है तो भी आपको परचेज एक्टिविटी लगेगी, प्रोडक्शन एक्टिविटी लगेगी, मार्केटिंग एक्टिविटीज लगेंगी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज लगेंगी। तो हर एक एक्टिविटी को आपको आइडेंटिफाई करना है, जिससे क्या होगा कि डुप्लीकेशन वर्क और ओवरलैपिंग जो है वो रिमूव हो जाएगा। आपको पता है कि भाई कौन सी एक्टिविटी कब करनी है और कौन सी एक्टिविटी कौन से डिपार्टमेंट में करनी है। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी एक्टिविटी to achieve your goal as per your plan. So it is the first step of organizing, identification and division of work। कि आपको एक बार आइडेंटिफाई करना है सारी एक्टिविटीज को और उसको क्या करना है, डिवाइड करना है कि कौन सी एक्टिविटी कौन करेगा कब करेगा। दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। तो फर्स्ट प्रोसेस का जो फेज है ऑर्गेनाइजिंग का वो क्या है, यू नीड टू आइडेंटिफाई योर एक्टिविटीज एंड यू हैव टू डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। और आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क कि यहाँ पर जो डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल है यहाँ पर भी एडवांटेज देता है कि डिवीजन ऑफ वर्क का एक एडवांटेज था कि भी अवॉइड्स डुप्लीकेशन एंड ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर भी आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि बिकॉज इफ यू आर आइडेंटिफाइंग एंड if you are dividing your work properly then it helps to avoid duplication of work and overlapping। नेक्स्ट जो फीज आता है स्टेप आता है इन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी मैनेजरियल एक्टिविटीज आपने आइडेंटिफाई की है तो बहुत एक्टिविटीज सिमिलर ग्रुप में आती है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो परचेज डिपार्टमेंट की बात की जाए तो अलग अलग एक्टिविटीज ग्रुप्स में सेग्रीगेट हो सकती हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो भाई रॉ मटेरियल जब आ जाता है उसको क्लीनिंग कैसे करें, उसके बाद उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन करें, उसके बाद उसकी चेकिंग कैसे करें और उसको कैसे प्रॉपरली प्रोडक्ट करें और फाइनली आपका जो क्वालिटी चेकिंग है फिनिश गुड का वो कैसे मेंटेन करें। तो हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग एक्टिविटीज होती है। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स के ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विच इज रिक्वायर्ड टू अचीव योर गोल, बट हर एक एक्टिविटी का एक ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन के ये एक्टिविटी इस डिपार्टमेंट में आएगी, ये एक्टिविटी इस डिपार्टमेंट में आएगी, ये एक्टिविटी इस डिपार्टमेंट में आएगी। दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन कि आपकी वेरियस मैनेजरियल एक्टिविटीज को एक सिमिलर एक्टिविटी के ग्रुप में इन्वॉल्व करना है ना। कि आफ्टर आइडेंटिफाइंग द मेन एक्टिविटीज एज परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेट्रा एंड वेरियस डिपार्टमेंट लाइक परचेज डिपार्टमेंट में कौन सी आएंगी, सारे परचेज रिलेटेड एक्टिविटीज आएंगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या आएगा, ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या आएगा, ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द मार्केटिंग। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आएगा, ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन, सेग्रीगेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज इनटू द सिमिलर टाइप ऑफ group or department, that is called departmentalization। थर्ड आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। एक बार आपने पता चल गया कि कौन सी एक्टिविटी कौन से डिपार्टमेंट में है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको असाइनमेंट ऑफ जॉब करना है। आपको जॉब को एलोकेट करना है कि भाई आपने परचेज डिपार्टमेंट को क्या गोल देना है, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसकी ड्यूटीज एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, उसके बाद आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी। दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज कि कौन क्या काम करेगा। ठीक है, दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। तो फर्स्ट में हमने क्या किया था, एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड में क्या किया, सेग्रीगेशन ऑफ एक्टिविटी कर दिया। अब क्या किया, डिपार्टमेंट वाइज काम को एलोकेट कर दिया कि भाई आपको ये काम करवाना है, ये करना है। दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑफ duty। After departmentalization, each job is placed under the charge of an individual according to their skills and competence। For example, after creating purchase department, production department, marketing department and administration department, manager needs to be appointed for performing jobs such as
ऑफ सच डिपार्टमेंट कि भाई आपको हर एक डिपार्टमेंट में क्या करना है। और मैनेजर जो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स है, लीडरशिप स्किल्स है, या तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क एक्सपीरियंस है, वो जॉब को क्या करेगा, असाइन करेगा उनके डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट एंड फोर्थ फेज आता है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में, दैट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। देखो, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, हमने आगे भी पढ़ा है कि कोऑर्डिनेशन के बिना आपका गोल अचीव होगा ही नहीं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर अपनी तरह जाएगा, मार्केटिंग मैनेजर अपनी तरह जाएगा, फाइनेंस मैनेजर अपनी तरह जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रुप गोल अचीव ही नहीं कर सकता। अगर सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से रिपोर्टिंग नहीं लेते, सुपीरियर के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो आई डोंट थिंक कि कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकता है। तो हर एक सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में और सुपीरियर के बीच में भी एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होना चाहिए कि भाई अगर आपको मार्केटिंग मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से बात नहीं करेगा कि भाई आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उस हिसाब से हम मार्केटिंग करें। अगर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं है तो कैसे होगा? मार्केटिंग वाला तो बहुत सारा मार्केटिंग कर रहा है, आपका इतना प्रोडक्शन ही नहीं है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को गोल दिया गया है बट वो परचेज मैनेजर के साथ बात ही नहीं कर रहा है, रिलेशनशिप ही नहीं है रिपोर्टिंग जैसी कि भाई परचेज तो करो उसके बाद प्रोडक्शन करेंगे। अगर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप प्रॉपर नहीं है तो कोऑर्डिनेशन जीरो हो जाएगा, और जब कोऑर्डिनेशन जीरो हो जाता है तो आप यू आर किलिंग द सोल ऑफ मैनेजमेंट। इफ योर सोल इज नॉट देयर इन बॉडी, देन बॉडी इज वेस्टेज, नो यूज। ऐसे ही मैनेजमेंट में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो मैनेजमेंट जो है अपना सोल खो देगा एंड इट विल बी द डिजास्टर। So establishing reporting relationship is the most important phase of your organizing process. Each individual should know to whom he has to give order and from whom he has to take order and whom he is accountable. कहां से ऑर्डर लेना है, किसको ऑर्डर देना है और किसको आंसर करना है। Such clear relationship helps to create coordination among the various departments, and that is the soul of management. So again we are repeating four step of organizing process. First is identification of work and division of work, departmentalization, assignment of duties, and reporting relationships. Now the word comes organizational structure. What is organizational structure? Organizational structure means the framework within the managerial and operational task can be performed. आपका ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर, जहां पर फ्रेमवर्क आपको दी जाती है कि यहां से लेके यहां तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, यहां से लेके यहां तक हमारा टास्क परफॉर्म करना है। That is called organizational structure. Organizational structure can be defined as the framework within which managerial and operating tasks are performed. It helps in determining individuals' area of working, authorities to use the resources, power to take various decisions, responsibilities regarding job, and most importantly, coordination process or procedures among वेरियस डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। इट्स अ वेरी ह्यूज टर्म ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हर एक की रोल क्या है, हर एक की रिलेशनशिप क्या है, हर एक की ऑथोरिटी क्या है, किसको कितने में वर्क करना है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पान ऑफ मैनेजमेंट। स्पान ऑफ मैनेजमेंट की बात की जाए तो बहुत बार एक मार्क के अंदर ये पूछा गया है स्पान ऑफ मैनेजमेंट, बहुत ध्यान से समझिएगा। इफ आई एम द मैनेजर और सुपीरियर बट मेरी कैपेसिटी है कि भाई मैं 10 पर्सन को ही हैंडल कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड माय स्पान ऑफ मैनेजमेंट। आई कैन हैंडल ओनली 10 सबऑर्डिनेट्स, दैट इज स्पान ऑफ मैनेजमेंट। कोई ऐसा होता है जो 100 सबऑर्डिनेट को हैंडल कर सकता है, तो उसका स्पान ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा? 100 होगा। द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स that can be effectively managed by a supervisor or superior that gives the shape to the organizational structure and that is known as span of management। कि मैं कितने सबऑर्डिनेट इफेक्टिवली मैनेज कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड स्पान ऑफ मैनेजमेंट। यहां पर नीचे एक डायग्राम दिया गया है
और एक नीचे लाइन लिखी गई है कि लोअर द साइज ऑफ स्पान हायर विल बी द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि भाई अगर आपका स्पान ऑफ मैनेजमेंट कम है तो आप देख सकते हो कि भाई आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपके नीचे दो आएंगे, शायद उसके नीचे कोई एक दो आएंगे, आपका स्पान कम है। बट अगर आपका स्पान बड़ा होता है तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसकी साइज क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी। दैट इज टाइप बी। कि अगर आपका स्पान ऑफ मैनेजमेंट लोअर है तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की साइज क्या रहेगी, हायर रहेगी। अगर आपका स्पान जो है वो हायर है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की साइज क्या रहेगी, लोअर रहेगी। दो तरह के आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो टू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स आर देयर। मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, आगे जाके हमें टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ना है, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, नॉट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वी आर learning organizational structure. And what is organizational structure? That is called framework within which managerial and operational tasks are performed. So organizational structure, there are two types of organizational structure. One is functional organizational structure and second is divisional organizational structure. First of all, we'll focus on functional structure or functional organizational structure. अब functional organizational structure का मतलब क्या है, फोकस करो फंक्शन पर। यानी आपका पूरा जो स्ट्रक्चर होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो किसके बेस्ड होगा, फंक्शन के बेस्ड होगा। ऑर्गेनाइजिंग में हमारा फर्स्ट प्रोसेस क्या था, आइडेंटिफाइंग द वर्क और एक्टिविटीज एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड क्या था, डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो यहां पर आपको क्या करना है, बहुत सारी एक्टिविटी को आपको आइडेंटिफाई करना है, बट डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर आपको क्या करना है, तो आपको डिपार्टमेंट किसके बेस के ऊपर बनाना है, तो भाई फंक्शन के बेस के ऊपर बनाना है। तो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं भाई, तो भाई परचेज होता है, प्रोडक्शन होता है, मार्केटिंग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। दीज आर द मेजर फंक्शंस। तो आपका अगर ऑर्गेनाइजेशन आपकी एक्टिविटी को फंक्शन बेस के ऊपर सेग्रीगेट करता है, देन योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होगा वो कौन सा होगा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का। तो organizational structure which is performed on the basis of functions performed in the organization is known as functional structure. For example, in manufacturing organization, purchase, production, marketing and administration are the major functions. According to the organizational structure, पहले जनरल मैनेजर है, उसके अंदर सारे फंक्शन हो गया और उसके हेड बिठा दिए, परचेज मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया और एडमिन मैनेजर हो गया। तो ये मेरा जो स्ट्रक्चर हुआ मेरे ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये कैसा हुआ, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हुआ, बिकॉज आई एम डिवाइडिंग माई एक्टिविटीज, आई एम डूइंग द डिपार्टमेंटलाइजेशन एज पर माई फंक्शंस, सो इट इज कॉल्ड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एडवांटेज क्या होते हैं इससे, दैट इज फर्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। कि आपको पता है कि भाई हर एक एक्टिविटीज जो परचेज वाले को करनी है वो वही करेगा और सालों से वही करता आ रहा है, दूसरे एक्टिविटी दूसरे डिपार्टमेंट में वो जाएगी ही नहीं। तो जो काम सालों से होता जा रहा है और वही डिपार्टमेंट करता है तो उसमें क्या आ जाएगा, मास्टरी आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। This type of structure leads to specialization because departments are divided on the basis of major functions. Every department is headed by a functional expert. Production department एक production expert manager से handle होगा, marketing department एक marketing expert से handle होगा और वो अपना experience देता जाएगा और day by day आप उसमें क्या बनते जाओगे, स्पेशल बनते जाओगे, that is specialization. सेकेंड जो एडवांटेज है दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। आगे हमने डायग्राफ में देखा था कि जनरल मैनेजर के नीचे क्या आता है, आपका डिपार्टमेंट हेड आता है, भाई परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, एडमिन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। उसके सबऑर्डिनेटेड सीधा किससे कांटेक्ट करेंगे, अपने एक हेड से करेंगे। और यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या था कि सारे सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। जहां से आपको क्या मिलेगा,
क्लियरिटी ऑफ वर्क मिलेगा, डायरेक्शन क्लियर मिलेंगे आपको कि क्या करना है, ऑर्डर आपको क्लियर मिलेगा कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, बिकॉज यू हैव ओनली वन हेड, वन सुपरवाइजर। दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड का जो यहाँ पर प्रिंसिपल है वो 100% इंप्लीमेंट होता है। थर्ड एडवांटेज क्या था, इट हेल्प्स इन मैनेजिंग इफेक्टिवनेस, कि भाई हर एक डिपार्टमेंट की ड्यूटीज अलग अलग है, हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर एक एक्सपर्ट हेड बिठा के रखा है और हर एक को अपनी ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है। तो क्या होगा, एक तो आपने डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपर कर दिया, यूनिटी ऑफ कमांड आपने प्रॉपर अप्लाई कर दी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी वो यूनिटी ऑफ कमांड कहीं ना कहीं ले जा रहा है। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या बनता जा रहा है, इट मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तो हर एक डिपार्टमेंट को अपनी रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज पता है, हर एक डिपार्टमेंट एक एक्सपर्ट मैनेजर से हैंडल होता जा रहा है। तो वहां पर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कम होगा, वहां पर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होंगे। तो अल्टीमेटली आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, इट मेंटेनिंग योर इफेक्टिवनेस। यहाँ पर भी यही है कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, जैसे इफेक्टिवनेस मेंटेन होती है वैसे ही एफिशिएंसी भी मेंटेन होती है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब हमने आगे भी बता दिया कि इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक आप ग्रुप गोल अचीव नहीं कर सकते। बट हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होगा, हर एक हेड के बीच में एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होगी ऑफ कम्युनिकेशन। दैट इज कॉल्ड फोर्थ स्टेप ऑफ योर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। क्या था, अगेन रिवाइज कर लो, दैट इज एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर टू सुपीरियर और सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन कर रहे हो। दैट इज द एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। फर्स्ट इज नेरो आउटलुक। नेरो आउटलुक का मतलब होता है कि भाई मैनेजर जो होता है वो अपने ही डिपार्टमेंट का देखेगा, पास वाले डिपार्टमेंट का नहीं देखेगा। तो वो, अगर मैं परचेज मैनेजर हूं तो मैं क्यों प्रोडक्शन में जाऊं भाई, प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसका मैनेजर सोल्व करे, व्हाई आई डू। तो मेरा जो आउटलुक है, या तो ये फिर मेरा जो विजन है वो कहीं ना कहीं नैरो हो जा रहा है और वहां से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कि भाई तुझे आता था या तुझे पता था, तूने नहीं बताया। मैं तो बोलूंगा भाई तू डिपार्टमेंट है, तुझे जानना चाहिए, मैं क्यों जानू भाई, मैं क्यों बताऊं। एज अ हेड यू आर टेकिंग सैलरी, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर योर प्रॉब्लम्स। सो मेरा जो एज अ मैनेजर होता है या तो फिर मेरा एक डिपार्टमेंट हेड होता है, तो मेरा जो आउटलुक होता है, मेरा विजन होता है, वो नेरो होता जाता है। आई एम नॉट थिंकिंग ब्रॉड वे। कहीं ना कहीं मैं अपने लिए ही आई एम बिकमिंग मोर सेल्फिश टू माय डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब भाई ये तो नेचुरल है कि अगर मेरा विजन नेरो है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, क्योंकि भाई मेरा आउटलुक ही बहुत नेरो है। तो कहीं ना कहीं मैं सेल्फिश बनता जा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं इनजस्टिस कर रहा हूं और वो इनजस्टिस कभी ना कभी एक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में आएगी। कि जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, द सेल्स डिपार्टमेंट insisting on a customer friendly design which may cause production difficulties, it may lead to the conflict between sales department and production department. सेल्स डिपार्टमेंट बोल रहा है आप ऐसा पेन बनाओ अट्रैक्टिव हो, अरे हमारे पास इतनी डाई नहीं है, कहां से बनाए। कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, वो मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट में ऐसा है, हम ऐसा करेंगे, हमने ऑर्डर दे दिया भाई, उतना कुछ है ही नहीं, कैसे ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो कहीं ना कहीं मैं मेरी नेरो आउटलुक की वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट करता जा रहा हूं। लेस चांस ऑफ डेवलपमेंट। अगर भाई आपको डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपर कर दिया, आपका डिपार्टमेंट आपको फिक्स कर दिया, आपकी ड्यूटी सालों से फिक्स है, तो आप आपका ग्रोथ नहीं कर पाओगे भाई। हाँ, स्पेशल बन जाओगे आप कहीं ना कहीं कोई एक्टिविटी में, बट दूसरी एक्टिविटी में आप जीरो रहोगे। मीन्स आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। मास्टर बन जाओगे किसी एक फील्ड के, बट अगर आपको मैनेजर बनना है, अगर आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तो आपको दूसरी एक्टिविटी का नॉलेज नहीं रहेगा।
बिकॉज आप वो ऑर्गेनाइजेशन में एक ही ड्यूटी करते जा रहे हो, वही जॉब असाइन हो रही है आपको जो सालों से हो रही है, आप उसके एक्सपर्ट बन गए हो, आप उसके स्पेशलाइज बन गए हो, इसलिए वो ड्यूटी आप ही को दी जाएगी। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन भी चाहता है कि लेस एरर हो और आप स्पेशल हो, तो आप वही काम करो, और आप स्पेशल हो तो एरर नहीं आएगी, बट ऑन अदर हैंड आपका डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगा, दैट इज लेस चांस ऑफ डेवलपमेंट। ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो किसके लिए सुटेबल है? तो एक तो मीडियम और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो कर सकते हो। इट्स सुटेबल वेदर कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग ओनली वन प्रोडक्ट, कि भाई एक प्रोडक्ट बनाना है, उसका सेल डिपार्टमेंट, उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कर दिया तो सुटेबल है। वेर ऑपरेशंस रिक्वायर हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि भाई एरर कहीं नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा प्रोडक्शन यूनिट हो तो भाई मैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर करूंगा कि भाई डेवलपमेंट हो ना हो, किसी का ग्रोथ हो ना हो, बट मेरी कंपनी में बहुत कम एरर के साथ प्रोडक्शन हो। दैट इज द एडवांटेज और सुटेबिलिटी फॉर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है पहले समझ लीजिए। इट इज मोर और लेस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बट डिफरेंस कहां आता है कि भाई फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल प्रोडक्ट पर काम करता है, बट अगर आपकी कोई कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रही है, इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, एट दैट टाइम डिविजनल स्ट्रक्चर विल बी एप्लीकेबल। So organizational structure which is created on the basis of product manufactured or services provided by the organization is known as divisional structure। तो रिलायंस है तो उसका सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो हर एक प्रोडक्ट वाइज उसका अलग अलग डिविजनल स्ट्रक्चर होगा कि भाई मैक है, एप्पल कंपनी है तो फोन का अलग, मैकबुक का अलग, डेस्कटॉप पीसी का अलग, है ना, एचपी है तो प्रिंटर का अलग, लैपटॉप का अलग, डेस्कटॉप का अलग। तो दैट इज कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर। जैसे कोको कोला कंपनी है, माजा अलग, थम्स अप अलग, कोको कोला अलग, लिम्का अलग, दैट इज कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर के एज पर योर प्रोडक्ट, इफ योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड देन इट इज नोन एज डिविजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। ईच डिपार्टमेंट लुक आफ्टर प्रोडक्शन, सेल, फाइनेंस एक्सेट्रा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो ये है, उसके बाद उसका पब्लिकेशन, ये वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई प्रोडक्ट है तो उसके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट आएंगे, अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट है तो उसके अलग आएंगे, मेटल्स है तो उसके अलग आएंगे, पब्लिकेशन है तो उसके अलग आएंगे। तो ये मेरे मेन 4 प्रोडक्ट हैं कंपनी के, जहां पर मैं पब्लिकेशन पे काम करता हूँ, मेटल प्रोडक्ट्स पे काम करता हूँ, पेट्रोलियम पे काम करता हूँ, वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करता हूँ। दैट इज कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन माय प्रोडक्ट्स। एडवांटेजेस क्या है? मोर और लेस सभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रिपीट होंगे, बट उसका जो स्कोप होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन देना है तो क्यों देना है? बिकॉज हर एक डिपार्टमेंट अलग होगा, हर एक की एक्टिविटीज अलग होगी। हाँ, सब डिपार्टमेंट आ जाएगा, बट क्या आ रहा है? डिपार्टमेंट तो आ रहा है। अगर मैं मोबाइल प्रोडक्शन में जा रहा हूं, मोबाइल प्रोडक्शन में परचेसिंग में जा रहा हूं, तो मैंने क्या किया भाई, मोबाइल वाला है तो यहां पर जाएगा और यही काम करेगा, तो अगेन इट इज स्पेशलाइजेशन। इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल अटेंशन ऑन ईच प्रोडक्ट which facilitate the specialization as well as product expression and diversification। कि भाई कहीं ना कहीं भले सब वे पे आ रहा हूं, बट हो तो रहा है मेरा स्पेशलाइजेशन। पहले क्या था, डायरेक्टली डिपार्टमेंट आ जा रहा है पहले, अब क्या हो रहा है, पहले प्रोडक्ट आ रहा है और प्रोडक्ट के बाद डिपार्टमेंट आ रहा है, भले सेकंड स्टेप पे आ रहा है, काम तो वही करना है जो फंक्शनल में करना था। बट यहाँ पर डिफरेंस इतना ही है कि भाई फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डायरेक्टली आपका डिपार्टमेंट आ जा रहा था, बट डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, पहले प्रोडक्ट आता है और प्रोडक्ट के बाद डिपार्टमेंट आता है, काम तो वही करना है, बट पहले फर्स्ट स्टेप पे थे, अब सेकंड स्टेप पे आ गए हो, बाकी सब कुछ सेम है, तो एडवांटेजेस भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। देखो, यूनिटी ऑफ कमांड, हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होगा और उसी से आपको अपना ऑर्डर लेना है और उसी को आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है, दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। थर्ड आता है अगेन इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। आप मोबाइल डिपार्टमेंट में हो तो मोबाइल का सोचो भाई, मैक ओएस भले जितना भी
कंप्यूटर डिपार्टमेंट को सोचना है वो सोचे, भले मैकबुक वाले घाटा करते हो तो करे, हमारा मोबाइल डिपार्टमेंट अच्छा सा होना चाहिए। अगेन एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, क्योंकि मेरा फोकस एक ही जगह पर है। कोऑर्डिनेशन, अब यूनिटी ऑफ कमांड है तो मैं मेरे सुपीरियर को ही करूंगा, मेरा सुपीरियर ऊपर करेगा, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे करेगा। अगेन कोऑर्डिनेशन इज देयर। डिसएडवांटेज इज लेस चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो रहा है कि भाई मैं ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से डिवाइड करता हूं एज पर योर प्रोडक्ट, एज पर माय प्रोडक्ट मींस, तो मेरा एक प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट। अब समझ लो कोको कोला ने अपना माजा डिपार्टमेंट कर दिया, कोको कोला अलग कर दिया, थम्स अप अलग कर दिया, लिम्का अलग कर दिया। अभी माजा वाला कभी लिम्का के बारे में नहीं सोचेगा क्योंकि वो अलग ही है, हम उसको अलग ही मानते हैं। जो भी होगा मैं मेरे डिपार्टमेंट का सोचूंगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस बहुत कम है, बिकॉज वो अलग ही डिपार्टमेंट हो जाता है, वो मेरे से कहीं ना कहीं इंटरलिंक नहीं है। अगर फंक्शनल में तो सारे डिपार्टमेंट एक के साथ एक इंटरलिंक्ड रहते हैं, बट जब डिविजनल करता हूं तो मेरा प्रोडक्ट यानी मेरा प्रोडक्ट, बस दूसरा प्रोडक्ट जो करना वो करे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करूं, अगेन नैरो लुक आ जाता है भी मेरा प्रोडक्ट और मेरा डिपार्टमेंट, बस बाकी कोई नहीं। अगर मैं माजा में हूं तो माजा को कैसे अच्छे से सेल आउट कर सकूं, वही भले ना लिम्का घाटा करता हूं, मुझे क्या। तो कहीं ना कहीं मेरा आउटलुक क्या हो गया है, नैरो हो गया है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मेरे पास कितने भी रिसोर्सेज है एज अ मैनेजर, मैं रखूंगा दूसरे डिपार्टमेंट को, मींस के दूसरे प्रोडक्ट वालों को नहीं दूंगा। आपको पता है कि भी जो सॉरीनेस आता है, खटास आती है आपकी कोल्ड ड्रिंक में, वो आती है साइट्रिक एसिड से। हर एक कोल्ड ड्रिंक में साइट्रिक एसिड होता ही है। मेरे पास पड़ा है, बल्क में लोड पड़ा है, बट मैं दूसरों को नहीं दूंगा, बोलूंगा मुझे भविष्य में चाहिए। तो कहीं ना कहीं बड़ा होने के बावजूद उनको नया लेना पड़ेगा, भले एक ही कंपनी के हम अंडर में आते हैं कोको कोला, देन ऑल्सो आई विल नॉट गिव एनी रिसोर्सेज फ्रॉम माय प्रोडक्ट डिपार्टमेंट टू अदर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट। तो कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी होता है। इग्नोर कॉमन गोल्स, सबका एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या होता है, कॉमन गोल मींस कि आपका जनरल गोल क्या होता है, कंपनी को बढ़ावा दें। बट यहाँ पर ये वायोलेशन होता है, कोको कोला कंपनी के बारे में कोई नहीं सोचता, बड़ी कंपनी के बारे में कोई नहीं सोचता, मैं सिर्फ मेरे प्रोडक्ट के बारे में सोचूंगा। मैंने जैसे आगे भी बोला, माजा को प्रॉफिट होना चाहिए, लिम्का भले लॉस करे, आई डोंट केयर। तो कहीं ना कहीं कॉमन गोल जो होता है यहाँ पर किल होता है। ये जो एग्जाम में पूछा जा सकता है केस स्टडी के अंदर के डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो कौन से प्रिंसिपल को वायोलेट करता है, तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल वायोलेट होता है कि भाई मेरा जो पर्सनल गोल है वो मुझे क्या करना है, सबऑर्डिनेट करना है। किसके अगेंस्ट में, मेरे जनरल में होता है। तो हमारा एक प्रिंसिपल था कि सबऑर्डिनेटिंग पर्सनल गोल अगेंस्ट जनरल गोल। यहां पर क्या हो रहा है, मैं मेरा पर्सनल गोल को सुपीरियर कर रहा हूं और जनरल गोल को मैं सबऑर्डिनेट कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं जो कॉमन गोल है वो यहां पर इग्नोर हो सकता है। मैक्सिमाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, हर एक डिपार्टमेंट में अलग, हर एक प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे। जैसे माजा का एडमिनिस्ट्रेशन अलग, कोको कोला का एडमिनिस्ट्रेशन अलग, लिम्का का कोऑर्डिनेट मींस के एडमिनिस्ट्रेशन अलग। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर स्टाफिंग करना है तो हर एक प्रोडक्ट वाइज स्टाफ करेगा, ऐसा नहीं कि भाई कोको कोला कंपनी का स्टाफिंग कर दिया उसके बाद उसको डिवीजन में डाल दिया, नहीं करेंगे ऐसे को। लिम्का वाला बोलेगा मुझे 5 चाहिए बट मैं अपनी तरह से करूंगा, माजा वाला बोलेगा मुझे 10 चाहिए मैं अपनी तरह से करूंगा। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, एडिशनल हो जाती है। उसके रेम्यूनरेशन भी थोड़े हाई हो जाते हैं, उसकी अदर कॉस्ट होती है टू रन योर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है। सो मैक्सिमाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता है। ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, तो पहले ही कि भाई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो तो है। और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कब होगा, जब वो मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर डील करता होगा। तो जब भी कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करता है, एट दैट टाइम आपका डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज more suitable. So there are two type of organizational structure: functional organizational structure for a single product, divisional organizational structure for the multiple product.
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम कंपैरिजन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कि भाई बेसिस फॉर्मेशन क्या होता है। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फंक्शन, तो भाई आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसके ऊपर बेस्ड होता है, आपके मेजर फंक्शन के ऊपर होता है, और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल आपके प्रोडक्ट के ऊपर फॉर्म होता है। तो आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन फंक्शंस एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट। सुटेबिलिटी किसकी है कि भाई एक प्रोडक्ट में डील करता है तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करता है तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या है फंक्शनल की, भाई एक ही हेड है उसके डिपार्टमेंट है तो लो है, यहाँ पर हाई है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ही प्रोडक्ट पे है तो कहीं ना कहीं ब्लेम कर सकता है कि भाई इस डिपार्टमेंट ने हमें सपोर्ट नहीं किया, इसने हमें सपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता जा रहा है। बट डिविजनल में इट इज इजी टू फिक्स कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो बोलो लिम्का नहीं कर रहा है, हो गई लिम्का डिपार्टमेंट की लंका लग गई, है ना। इट इज इजी टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पर चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर आपके बहुत ज्यादा चांस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के कि भाई ये डिपार्टमेंट मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी के और ये दोनों इंटरलिंक्ड है। और यहाँ पर बहुत लेस होता है, पता है कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट में क्या है और उस हिसाब से प्रोडक्ट वाइज हमें काम करना है। स्पेशलाइजेशन अगर करे जाए तो स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन फंक्शन मिलता है कि भाई दोनों में कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन जस्टिफाई हो रहा है। पर्सनल ग्रोथ की जाए तो भाई यहाँ पर पर्सनल ग्रोथ लेस है कि भाई एक ही प्रोडक्ट है, एक ही डिपार्टमेंट है, उस हिसाब से काम करना है सालों तक। बट डिविजनल में आप कर सकते हो भाई मेरे बहुत मल्टीपल प्रोडक्ट हैं तो एक प्रोडक्ट के बाद मैं दूसरे प्रोडक्ट पर स्विच ओवर कर सकता हूं अगर मुझे पर्सनल ग्रोथ करना है तो यहाँ पर उसके पर्सनल ग्रोथ के चांसेस थोड़े हाई हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशन दोनों में करना है और दोनों में इक्वली रोल होता है कोऑर्डिनेशन का कि विदाउट कोऑर्डिनेशन यू कैन नॉट अचीव योर गोल्स। तो इट वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अगेन रिवाइज कर लेते हैं कंक्लूजन में। तो हमने ऑर्गेनाइजिंग का इंट्रोडक्शन लिया। इट मींस कि जब आप प्लानिंग कर लेते हो उसके बाद जो भी फिजिकल रिसोर्सेस या फाइनेंशियल रिसोर्सेस आपको अरेंज करने हैं दैट इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। जब तक आपका प्लानिंग इमीडिएट इफेक्ट से इंप्लीमेंट नहीं होता है तब तक वो सिर्फ एक गुड इंटेंशन होता है एज पर मिस्टर पीटर। कहीं ना कहीं ये लाइन कोट करोगे तो एग्जाम में बहुत अच्छे से मार्क्स भी मिलेंगे, सामने वाला भी समझ जाएगा कि व्हाट इज योर इंटेंशन, गुड इंटेंशन। उसके बाद में हमने प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग किया जिसमें 4 स्टेप थे। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, उसके बाद में आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसके बाद में आपका आया था असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, लास्ट में आया था एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। उसके बाद फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर व्हिच प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क विद इन which operational and managerial activities take place। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, सॉरी फर्स्ट पार्ट खत्म होता है ऑफ द चैप्टर नंबर 5। आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। गुड डे, ब्लेस्ड डे ahead। थैंक यू।